कि मुस्लिम औरतें बहुत दबी कुचली हैं, मुस्लिम औरतें अपने ही मर्दों के ज़रिए सताई गई औरतें हैं। अभी आप NTCA NRC मूवमेंट देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने इतना बड़ा पुशबैक एक ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के सामने, एक इतने स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया। तो हर स्क्रीन पर, अखबार में, डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मुस्लिम औरत चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम दबेंगे नहीं। 3 तलाक पर जो भी सरकार के स्टेप रहे हैं उसमें एक महिलाओं का ग्रुप सरकार का फेवर करता नज़र आया और एक ने मुखालफत की। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस। आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर में मैं नाहिद फातिमा आपका स्वागत करती हूँ। पिछले अगर 1 दशक की मैं बात करूँ तो पत्रकारिता जगत में बेहद बदलाव आया है। स्वतंत्र पत्रकारों के समूह ने ये साबित कर दिया है कि सच को सामने लाने के लिए किसी ख़ास मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है और सोशल मीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। स्वतंत्र पत्रकारिता में अपनी एक पहचान बनाने वाली और एक बड़ा नाम हिंदुस्तान का आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्हें कुछ ख़ास तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आरफा खानम शेरवानी। आरफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता बिजनौर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत खुशी है आपके प्लेटफॉर्म पर यहाँ आकर आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आरफा, हम सब लोग आपकी ख़बरें देखते हैं, हमें पता है कि आपके ख़बर करने का स्टाइल क्या है। आपकी ख़बर से हमें पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, ये सब लोग जानते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। मतलब हम नहीं जानते कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी स्टडीज़ क्या हैं और आप जर्नलिज्म में कैसे आई। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताएं। जी, आपने मुझे ख़ास जर्नलिस्ट कहा, लेकिन मैं बहुत एक आम इंसान हूँ और एक छोटे कस्बे में मेरी पैदाइश हुई, परवरिश भी बहुत छोटे कस्बे की है। बुलंदशहर ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है और मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ। शुरू से ही मुझे लिखने और पढ़ने का शौक़ था। जैसा कि 80 और 90 के दशक में आपको मालूम है, तमाम पेरेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर अपने बच्चों को बनाना चाहते थे। मेरी मदर भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टरी नहीं कर पाई। डॉक्टरी में नाकामी मुझे हासिल हुई और मैं इसलिए एक पत्रकार बन गई। और अच्छा हुआ, मरीज़ों का भी भला हुआ और दर्शकों का भी भला हुआ कि मैं पत्रकारिता में आ गई। मुझे यही करना था। मुझे लगता है कि मैं बनी हुई हूँ इसी के लिए, इसी प्रोफेशन के लिए। अगर आप मुझसे पूछें कि अगर आप जर्नलिज़्म नहीं करती तो आप क्या करती, तो मैं कुछ नहीं करती। मैं जर्नलिज़्म ही मुझे करना था। तो इसलिए बिल्कुल सही प्रोफेशन में सही वक्त पर मेरी एंट्री हुई। मेरे जो स्किल्स हैं और जो डेवलप हुए स्किल्स, जिस तरह से मुझे हमेशा बातें करने का, लोगों को सुनने का, समझने का, बोलने का हमेशा से शौक़ रहा। मतलब मुझे सोसाइटी में दिलचस्पी रही, हमेशा लोगों की ज़िंदगियों में दिलचस्पी रही। हमेशा मैं जो सोशल इश्यूज़ थे उनमें मेरी दिलचस्पी रहती थी। ख़ासकर अगर आप औरतों के इश्यूज़ का भी ज़िक्र करें, उनमें भी मैं दिलचस्पी लेती थी जब मैं अपने कस्बे में रहती थी तब भी। तो ये सब मिला के यही तो पत्रकारिता है, अपने समाज और अपनी राजनीति को समझना पहले और उसको फिर एक आम फहम ज़बान में आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश। यही जर्नलिज़्म है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही प्रोफेशन में मैं हूँ और इसीलिए आप देखते हैं कि जब मैं कोई बात कहती हूँ तो आम लोगों तक इसलिए भी पहुँच पाती है क्योंकि मैं किसी ऊंचे पायदान पर बैठ के लोगों से बात नहीं करती हूँ। जो मेरे दर्शक हैं, मैं उन्हीं में से एक हूँ और मेरे पास इत्तेफाक से एक माइक और कैमरा आ गया है। तो एक माइक और कैमरे की जो ताकत है, उसमें मैं आम लोगों की मसाइल को आम लोगों की ज़बान में आम लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा रेजोनेंस मैं पाती हूँ क्योंकि मैं उन्हीं की ज़बान में उनसे बात करती हूँ। लेकिन अगर मैं 90 के दशक की बात करूँ तो वो एक ऐसा टाइम था कि पत्रकारिता या पत्रकार बहुत ही रेयर एक वर्ड होता था। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका क्या वो पॉइंट था जहाँ आपको ये लगा कि मुझे पत्रकार बनना है? कोई स्पेशल मोमेंट रहा है वो? देखिए, इसमें दिलचस्पी की बात यह है कि मेरी फ़ैमिली में ख़ासकर कोई भी जर्नलिस्ट नहीं रहा है। तो मैंने जब अपने फ़ादर से कहा कि भाई मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, पत्रकार बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए अखबार शुरू करेंगे। क्योंकि कारोबारी फ़ैमिली से थी मैं, तो उनका ये कहना था कि तुम दूसरे के यहाँ अखबार में काम करने के बजाय हम खुद का अखबार शुरू करेंगे। तो ये इसलिए तो बैकग्राउंड मेरा उस तरह का नहीं था। लेकिन मैं अपनी कॉलेज मैगज़ीन की एडिटर थी। हमेशा आई हैड दिस फ्लेयर फॉर राइटिंग। और जैसे मैंने कहा कि ये शायद इत्तेफाक से ये ऐसा होना ही था और मैंने जर्नलिज़्म की मैं एग्ज़ाम में बैठी और
अच्छे नंबर से मैं पास हुई और इसी तरह आपके सामने मैं जर्नलिस्ट के तौर पर मौजूद हूँ। तो कितने ईयर से आप इस फील्ड में? मैं सन 2000 में मैंने अपना ख़त्म की जर्नलिज़म की जो डिग्री थी, और उसी साल में यहाँ दिल्ली आ गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने जर्नलिज़म की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने कुछ अखबार में काम किया बहुत ही कम वक्त तक, लेकिन जो ऑडियो विजुअल मीडिया है, टीवी जो है, वही मेरा असली मीडियम था, और इसलिए 1 साल के अंदर ही मैं टीवी में मैंने काम करना शुरू कर दिया। और जब टीवी जब मुझे मिला, यानी कैमरा और माइक जब मिला, तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, क्योंकि वही मेरा घर था। मुझे अपना पैशन, मुझे अपना मीडियम, मुझे अपनी एक पहचान मिल चुकी थी, और इसीलिए फिर ऑडियो विजुअल में ही, इवन मैं डिजिटल मीडिया में अभी हूँ फ़िलहाल, और डिजिटल में भी मैं ऑडियो विजुअल ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऑडियो विजुअल की ज़बान को भी समझती हूँ, और मैं इस मीडियम में मेरा बहुत फर्म बिलीफ है, बहुत पक्का यकीन है कि ऑडियो विजुअल एक बहुत पावरफुल मीडियम है। ख़ासकर एक ऐसी सोसाइटी में हम जीते हैं जहाँ की बहुत सारी गैर बराबरियाँ हैं, और आम लोगों की आवाज़, या मैं कहूँ कि गरीब लोगों की आवाज़, उसमें भी जो हाशिए के हमारे तबके हैं, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, दूसरे बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, वुमेन हैं, महिलाएं, और इसके अलावा मज़दूर हैं, किसान हैं, हमारा जो ग्रामीण भारत है वो है, उन सब की आवाज़ों को जिस तरह से दबाया गया, हमेशा मुझे ये महसूस हुआ कि ये एक नाइंसाफ़ी है कि एक लोकतंत्र में कम से कम जो आप दे सकते हैं किसी को, वो ये है कि उसे बोलने का हक़, उसको बोलने का अधिकार। तो जब आप मुझसे पूछ रही थी कि जर्नलिज़म क्यों किया मैंने, क्यों उसमें दाखिल हुई, तो शायद यही एक पैशन था मेरे अंदर जो एक बिल्ड हो रहा था, और उसे किसी तरह किसी फॉर्म में आना था बाहर। तो मैं जब टीवी में थी तब भी मैं वही करती थी, अब भी ऑडियो विजुअल के ज़रिए डिजिटल में भी मेरी ये कोशिश होती है कि जो हाशिए के तबके के लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाया जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग, एक ख़ास तबका हमेशा हमारी सोसाइटी और हमारी पॉलिटिक्स पे हावी रहा, और वही तबका हमारी जो मीडिया है उसमें भी हावी है। आज हमारी स्क्रीन्स को आप देखिए, जैसे हमारी पॉलिटिक्स है वैसे ही हमारा मीडिया है। आप देखेंगे हमारी पॉलिटिक्स में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, चाहे वो दलित, आदिवासी हों, मुसलमान हों, महिलाएं हों, मज़दूर, किसान हों, उनकी आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलती। हमारी स्क्रीन से वो लोग गायब हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स से गायब हैं। तो काफ़ी हद तक कहा तो ये जाता है कि हमारे समाज का आईना होता है हमारा मीडिया, लेकिन दरअसल बदकिस्मती से जो हमारी पॉलिटिक्स है उसका आईना बन गया है मीडिया। द वायर के थ्रू तो हम लोग आपको जानते हैं, तो अगर मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो किन संस्थान में आप काम करती रही? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैंने इंटर्नशिप तो 2 अखबारों के साथ की मैंने, द पायनियर अखबार, द देश एन एज के साथ। उसके बाद फिर सहारा टीवी में मुझे पहली टीवी की जॉब मुझे मिली, वहाँ मैं एक जूनियर पोजीशन में काम करती थी। टीवी का पहला साल था मेरा। उसके बाद मुझे लगता है कि मैं नेशनल मैप पे जब मैं आई, तब वो एनडीटीवी में, जब एनडीटीवी इंडिया लॉन्च हो रहा था, तब 2003 में मैंने एनडीटीवी इंडिया लॉन्च टीम का मैं हिस्सा थी, मैंने ज्वाइन किया। वहाँ बहुत सारे साल मैंने काम किया। उसके बाद आमिर खान अपना प्रोग्राम लेकर आ रहे थे, सत्यमेव जयते, उनसे मेरी बातचीत हुई। मुझे लगा कि उनका प्रोजेक्ट काफ़ी कन्विंसिंग था। फिर मैंने एनडीटीवी के बाद उनको ज्वाइन कर लिया, आमिर खान को, और सत्यमेव जयते में मैंने काम किया साथ में। फिर उसके बाद उसी दौरान फिर राज्यसभा टीवी लॉन्च हो रहा था 2011 में, और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी इस बात को लेकर कि एक जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, एक इंडिपेंडेंट पब्लिक ब्रॉडकास्टर बनाने की कोशिश हो रही थी, कि यानी वो चैनल तो था जो कि हमारी पार्लियामेंट है उसके अपर हाउस का, यानी राज्यसभा का टीवी था, लेकिन पब्लिक ब्रॉडकास्टर था आफ्टर ऑल। और मुझे फ़ख्र भी होता है इस बात को कि शायद इंडिया में बहुत रेयर वो एक इस तरह के चांसेस रहे होंगे जब एक इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव और आम लोगों की आवाज़ उठाने वाला एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर इस्टेब्लिश हुआ। मैं उसकी भी फाउंडिंग टीम का हिस्सा थी। फिर उसके बाद 2017 के आसपास डिजिटल का दौर शुरू हो गया। मैं एक फ़ेलोशिप के लिए जर्मनी गई हुई थी। जर्मनी से मैं वापस आई तो द वायर के एडिटर्स से मेरी बातचीत हुई, और फिर एक ज़िंदगी का एक नया रास्ता शुरू हो गया। वहाँ मैंने हम भी भारत प्रोग्राम से शुरुआत की अपने करियर की, और अब मैं सीनियर एडिटर की हैसियत से वहाँ काम करती हूँ। आरिफा, जब एक मुस्लिम लड़की का नाम जर्नलिज्म के साथ जुड़ता है तो एक सवालिया निगाहें हम लोगों के ऊपर उठने लगती हैं कि ये मुस्लिम घराने की लड़की जर्नलिस्ट घूमती हैं अकेली। आपको इस तरीके के सवालों का कहीं सामना करना पड़ा? इस तरीके की दिक्कत आपके साथ कभी कहीं आई हैं, या इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं एज ए मुस्लिम लेडी?
बिल्कुल नहीं एक्चुअली, और खुशी भी और हैरानी भी इस बात की है कि बहुत मजहबी लोग भी जो मेरे ख़ानदान में होते थे उन्होंने भी कभी इस बात पे कोई सवाल नहीं उठाया। एक दो बार इस बात को लेकर ज़रूर सवाल उठा कि क्या जो मेरी अर्निंग है, जो बहुत ज़्यादा डीपली रिलीजियस लोग थे, उन्होंने कहा कि आपकी आमदनी क्या ये हराम मानी जाएगी या हलाल मानी जाएगी, क्योंकि एक बेपर्दा औरत स्क्रीन के सामने बैठी हुई है। तो दूसरे और जो रिलीजियस लोग थे फैमिली में, उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि मैं लोगों को इन्फॉर्म करने का काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे हक़ है मेरा अपना पेशा अपनाने का। मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, तो मैं क्या वो सही थे या वो गलत थे, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती। लेकिन सोसाइटी एज़ अ होल, मुस्लिम कम्युनिटी एज़ अ होल, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट मिला लोगों का, और सिर्फ हौसला मुझे मिला लोगों का। मुझे बहुत रिलीजियस लोगों से लेकर बिल्कुल इररिलीजियस लोगों तक हमेशा एक तरह से इस तरह से देखा गया कि मुझे लगा कि मेरे काम की ज़रूरत है। ज़ाहिर है मेरे मुल्क को ज़रूरत है, तमाम जो कमज़ोर तबके हैं उनको ज़रूरत है, और जिस रिलीजन से मैं आती हूँ उस समाज को भी ज़रूरत है, ज़रूरत है, उनको आवाज़ की ज़रूरत है, और इस तरह की उस तरह के मर्दों की भी और उस तरह की औरतों की भी ख़ासकर ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जब एक मुस्लिम औरत बोलती है तो बहुत तरह के स्टीरियोटाइप्स भी टूटते हैं कि मुस्लिम औरतें बहुत दबी कुचली हैं, मुस्लिम औरतें अपने ही मर्दों के ज़रिए सताई गई औरतें हैं। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उसमें से एक नाम हो सकती हूँ, लेकिन मुस्लिम औरत हमेशा, आप हमारी आज़ादी का जो इतिहास है उससे उठा के देख लीजिए, या फिर अभी आप NTCA NRC मूवमेंट देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने इतना बड़ा पुशबैक एक ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के सामने, एक इतने स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया। मुझे लगता है कि उन्होंने हमेशा के लिए तारीख बदल दी है कि मुस्लिम औरत क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। और अब वक्त इस बात का आ गया है कि जो लोग उन्हें अपोज कर रहे हैं, वो लोग जो आइडियोलॉजिकली अपोज कर रहे हैं, वो बाकायदा उनको इस तरह से उनके कद को कम करके सुल्ली बाई और बुल्ली बाई डील टाइप की इस तरह की एप्स पे उनकी नीलामी करके उनके वज़न को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश तो ये की कि उनके वज़न को कम किया जाए या उनकी आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन आप देखिए कि आज अगर आप देखेंगी तो हर स्क्रीन पर, अखबार में, डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मुस्लिम औरत चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम दबेंगे नहीं, हमारी आवाज़ नहीं दबेगी, हम इस मुल्क के बराबर के बाशिंदे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन है, हमारा डेमोक्रेसी में यकीन है, और इसमें हम अपनी एक जगह बना के रहेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तीनों मीडिया का अनुभव और एक लंबा टाइम आपको हो गया है पत्रकारिता जगत में, तो अगर शुरू से लेके अब तक देखें तो किस तरीके का बदलाव आप जर्नलिस्ट में महसूस करते हैं? बहुत बड़ा बदलाव जर्नलिज्म में, जर्नलिस्ट में। बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, और अब उन्होंने जिस तरह से वो जो हमारी सरकार है उसके एक तरह से प्रोपेगेंडा मशीनरी के हिस्सा बन गए हैं, वो मुझे हैरानी होती है कि वो लोग पत्रकारिता की कस्में खाया करते थे, शपथ लिया करते थे पत्रकारिता की, और अब बिल्कुल उन्होंने स्विच कर दिया है साइड को। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप हीरो हैं और आप बहुत साहसी पत्रकारिता कर रही हैं। मैं तब भी हैरान होती हूँ क्योंकि मैं बहुत साधारण पत्रकारिता कर रही हूँ। आप विश्वास कीजिए, मैं वही पत्रकारिता कर रही हूँ जो मैं पिछले 20 साल से कर रही थी। सिर्फ ये है कि उसको देखने का नज़रिया बदल गया है। नज़रिया इसलिए बदला है कि पहले ज़्यादा लोग पत्रकारिता करते थे, पहले ज़्यादा लोग अपने प्रोफेशन को ईमानदारी के साथ निभाते थे। अब बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो ईमानदारी से अपने पेशे को निभा रहे हैं। तो मेरे अंदर कुछ नहीं बदला। मैं पहले कांग्रेस पार्टी की 10 साल सरकार थी, मैं उनसे सवाल पूछ रही थी। अब बीजेपी की सरकार है, पिछले 7-8 साल से मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ। अगर कल को फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाती है या कोई और मिली जुली सरकार होती है, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी। तो मैंने अपना जो मेरा पेशेवराना, जो मेरा फ़र्ज़ है, जो धर्म है, मैं उसको नहीं भूली हूँ, मैं वही कर रही हूँ, सिर्फ हालात बदल गए हैं। तो पत्रकारिता जो बदली है वो कई लिहाज से मैं देख रही हूँ कि जो उसका फाइनेंशियल मॉडल है वो भी बदल रहा है। आप ये देखिए कि हज़ारों करोड़ के जो बजट से बड़े बड़े टीवी चैनल्स चलते हैं, वो टीवी चैनल्स आम लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, और वो उन लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हों, अंबानी हों, अडानी हों, नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, उनको आवाज़ की ज़रूरत नहीं। इन चैनलों की आवाज़ की ज़रूरत, इसकी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो आम और गरीब आदमी को है। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो आई विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। ये कहा जाएगा कि हाँ, मैं डिजिटल मीडिया में थी, मैं लोगों की आवाज़ को उठा रही थी। मुझे नहीं पता मैं बड़ी पत्रकार हूँ, छोटी पत्रकार हूँ, मुझे कितनी तनख्वाह मिलती है, ये भी बहुत मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो ये कि ऐसे वक्त में जबकि गरीबों पर, हाशिए के लोगों पर सबसे बड़ा हमला हो रहा था, सबसे ज़्यादा वो ख़तरे में थे, तब मैं वहाँ मौजूद थी, एक माइक और कैमरा लेकर उनको आवाज़ दे रही थी।
बहुत अच्छा लग रहा है आपके तजुर्बे सुनकर। मैं ये जानना चाहूँगी कि अपनी किसी स्टोरी, किसी न्यूज़ कवरेज के दौरान आपको लगा है कि हाँ, ये एक मुश्किल फ़ील्ड है लड़कियों के लिए, या जनरली ये एक मुश्किल फ़ील्ड है, मतलब आपको लगा कि हाँ, दिक्कत है कुछ? सच है, ये मुश्किल है। कई बार मैंने तो देखिए इंडिया में कम्युनल राइट्स कवर करने से लेकर जो दलितों आदिवासियों के ख़िलाफ़ हिंसा है उसको कवर किया। मैं अफ़गानिस्तान, इराक़ में मैं वॉर कवर करके आई हूँ। तभी मुश्किल हुई एक महिला के तौर पर भी, एक पत्रकार के तौर पर भी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल असाइनमेंट से एक है जब आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया और टोटल लॉकडाउन था कश्मीर में, जहाँ फ़ोन्स, कोई भी कम्युनिकेशन सर्विस और सिक्योरिटी लॉकडाउन भी था। उस दौरान मैंने वहाँ जाकर, मैं उन फर्स्ट जर्नलिस्ट में से एक थी जिन्होंने उस लॉकडाउन के दौरान पूरा सिक्योरिटी लॉकडाउन, मतलब कोई ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मेरी फैमिली या मेरा ऑफिस मुझ तक पहुँच सकता जब मैं कश्मीर में थी। एक हफ़्ते तक पूरे तरीके से मैं पूरी दुनिया से कट चुकी थी। तो मैं जब वहाँ पहुँची और मैंने वहाँ रिपोर्टिंग की, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल जो असाइनमेंट्स थे उनमें से वो एक रहा। अच्छा, इस रिपोर्टिंग के बाद जब आप अपनी फैमिली से मिली होंगी तो क्या रिएक्शंस आए थे? ज़ाहिर है कई बार तो सवाल ये पूछा जाता है कि क्या, मतलब मैं ये बता रही हूँ आपको कि मैं जब अफ़गानिस्तान जा रही थी तब भी मेरी फ़ैमिली ने मुझसे ये नहीं पूछा था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। लेकिन जब मैं कश्मीर जा रही थी तब मुझसे ज़रूर पूछा गया कि क्या जाना ज़रूरी है। आप चुनाव के दौरान पूरे यूपी में कवरेज कर रही हैं, तो मुझे ये बताइए किस नज़रिए से आप यूपी की पॉलिटिक्स को देख रही हैं, क्या नज़र आ रहा है? देखिए, साफ़ तौर पर इसमें पोलराइजेशन तो नज़र आ रहा है। पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है कि एक तरह से दो ध्रुवों पे अलग अलग जगह दो पार्टियां हैं, गठबंधन और बीजेपी, और मुझे लगता है बाकी पार्टियों का कद छोटा नज़र आ रहा है। और काफ़ी हद तक ये जो हमारे देश की जो पॉलिटिकल फ्यूचर है, जो राजनीतिक भविष्य है, उसके लिए भी बहुत अहम ये एक चुनाव है। क्योंकि अगर सत्तारूढ़ पार्टी का बहुत ख़राब परफॉर्मेंस होने के बावजूद, मुझे याद नहीं पड़ता अपने 20-22 साल की पत्रकारिता के सफ़र में कि मैंने कोई ऐसा इलेक्शन कवर किया है जहां इतना ख़राब परफॉर्मेंस किसी पार्टी का रहा हो। कोविड की मिसमैनेजमेंट से लेकर फिर कोविड के दौरान लॉकडाउन में किस तरह से लोगों की बुरी हालत हुई, कम्युनल पोलराइजेशन हुआ अपने ही देश के नागरिकों के ख़िलाफ़, किस तरह से हमने देखा, बहुत ही घटिया सांप्रदायिक राजनीति हमने देखी, कमज़ोर तबकों के ख़िलाफ़ हमने देखी, कानून का राज हम देखेंगे कितना ख़राब है। मतलब लगता है कभी कभी कि क्या उत्तर प्रदेश में संविधान का राज है भी या नहीं, या संविधान लागू होता है या नहीं होता। इस तरह के हालात पैदा होने के बाद भी अगर वही पार्टी सत्ता में आती है तो हमें सवाल पूछना होगा कि हमारा लोकतांत्रिक भविष्य क्या है भारत का। तो मुझे लगता है गंभीर सवाल है। अच्छा, आप आम लोगों से मिल रही हैं, तो आपको लगता है कि ये सारे इश्यूज आम आदमी को भी याद हैं कि वो भूल चुके? आम आदमी, देखिए हमारे यहाँ जो जागरूकता के स्तर पर जो काम होना था आम इंसान को, आम भारतीय को करने का, वो दुर्भाग्य से नहीं हो पाया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी उस तरह की है कि हम उतना जागरूक नहीं कर पाते। हमारी मीडिया इस तरह की बन गई है, मीडिया का जो बड़ा हिस्सा है कि वो आम आदमी की आंखों पर धर्म और जाति का उसने एक पट्टी बांधी है। अब वो उसी पट्टी को बांधकर जितना वो हाथ से टटोल के देख सकता है सिर्फ उतना ही देख पा रहा है। तो इसलिए भी मुझे उम्मीद भी होती है, नाउम्मीदी भी होती है कि एक तरफ आप ये देखिए कि तमाम मीडिया के बॉयकॉट के बावजूद इतने बड़े बड़े दो आंदोलन हुए, चाहे वो एनटीसीए एनआरसी मूवमेंट था, या फिर आप देखें कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा, उस आंदोलन की वजह से उन्हें कानून वापस लेने पड़े। तो एक तरफ मैं ये भी देखती हूँ, दूसरी तरफ मैं ये भी देखती हूँ कि किस तरह से लोग अपने बुनियादी मुद्दों को भुलाकर सिर्फ सांप्रदायिक एजेंडे का शिकार हो रहे हैं। तो मुझे दुख होता है एक भारतीय होने के नाते, जो कि अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश की तरक्की हो। लेकिन वो जब तक आप जातियों में और धर्म पर बटे रहेंगे, और इतना सांप्रदायिक अगर विष, इतना जहर होगा, तो बहुत मुश्किल है उस देश का प्रोग्रेस कर पाना। आप मुस्लिम महिला हैं, इस नाते से एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। 3 तलाक पर जो भी सरकार के स्टेप रहे हैं, उसमें एक महिलाओं का ग्रुप सरकार का फेवर करता नज़र आया और एक ने मुखालफत की, तो इसकी रियलिटी आपके सामने क्या आई? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस। देखिए, 3 तलाक का जो पूरा इशू है, कोई भी, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम महिला ही नहीं, कोई भी एक साधारण व्यक्ति जिसके अंदर छोटी मोटी समझ भी होगी, वो भी ये कहेगा कि 3 तलाक एक बहुत बुरी प्रथा थी, उसको बहुत पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। आज़ादी के बाद से जब हम एक नया देश बने थे, तो जितनी कुरीतियाँ थी पुराने देश में, वो नए देश में आगे नहीं चलनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कांग्रेस पार्टी के दौर में भी एक अजीब सी पॉलिटिक्स थी, जहाँ की जो मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप थी उसको ही असली लीडरशिप बनाया गया, बताया गया। तो उनकी वजह से इस तरह का कदम नहीं उठाया जा सका। लेकिन मैं खुश इस बात को लेकर हूँ कि
मुस्लिम महिलाएं ही कोर्ट गईं, सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम महिलाओं ने ये केस लड़ा, मुस्लिम महिलाएं ही केस जीती और मुस्लिम महिलाओं ने ये इंश्योर किया कि ये प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। यहाँ तक तो ये बात ठीक थी, लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट इस पर कानून ले आई और उसको क्रिमिनलाइज़ किया तो उनकी जो नीयत थी वो साफ हमें पता चल गई कि उनकी नीयत मुस्लिम महिलाओं की भलाई नहीं थी, बल्कि एक तरह से वो दिखाना चाहते थे कि वो मुस्लिम समाज को, खासकर मुस्लिम पुरुषों को वो अनुशासित करना चाहते हैं, वो डिसिप्लिन करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब कोर्ट ने ऑलरेडी इनवैलिड करार दे दिया है तो उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जेल भेजकर आप इंसाफ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बराबरी लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप किन महिलाओं का जिक्र कर रही हैं जो फेवर करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई भी ऐसा नागरिक जिसमें एक बुनियादी समझ है और जो भारत के संविधान में यकीन रखता है, उसको ट्रिपल तलाक का विरोध करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी संभव है कि आप 3 तलाक का भी विरोध करें और 3 तलाक पे जो कानून बना उसका भी विरोध करें। गर्ल्स और लेडीज़ के लिए, स्पेशली मुस्लिम गर्ल्स एंड लेडीज़ के लिए एक मैसेज बोलता बिजनौर के थ्रू। देखिए, बिजनौर के लिए, भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है, पूरी दुनिया की औरतों के लिए जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है, वो ये कि आप अपने पैरों पे खड़े होइए, अपने को समझिए, अपनी एक पहचान बनाइए और अपना पैसा खुद कमाइए। आपने इतने टाइट शेड्यूल में से बोलता बिजनौर के लिए टाइम निकाला, बेहद शुक्रगुजार। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपना, और मैं शुभकामनाएं, अपनी खुशामदीद कहना चाहती हूँ बोलता बिजनौर के तमाम दर्शकों को। शुक्रिया। तो आरफा खानम हमारे साथ बात कर रही थी, तमाम मुद्दे पर उन्होंने बात की और बहुत खुलकर उन्होंने बताया कि क्या हालात इस टाइम उत्तर प्रदेश के हैं। अपने इस प्रोग्राम में किसी अगली शख्सियत के साथ आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए जय हिंद।